अब चाँडै दार्जिलिङको बतासेमा 70 देखि 80 फिट अग्लो राष्ट्रिय ध्वज फरफराउने भएको जिल्ला सैनिक बोर्डका सचिव ग्रुप क्याप्टन टिके सिंघाले आज पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन्। यसको साथै लेबोङ नजिकै बृहत सैनिक म्युजियम पनि बनिने योजनामा कार्य चलिरहेको उनले थप बताएका छन्। जिल्ला सैनिक बोर्डको 80औं स्थापना दिवस कार्यक्रमबारे आज एउटा पत्रकार सम्मेलन राखिएको थियो। यसै अवधि उनले यसबारे जानकारी गराएका छन् भने पूर्व सैनिकहरूको हितको निम्ति अन्य धेरै कार्यहरू पनि हुँदै गरेको उनले थप बताएका छन्। जिल्ला सैनिक बोर्डको 80औं स्थापना दिवस पालन गर्न यसचोटि 12 नोभेम्बरदेखि लेबोङ मैदानमा 4 दिवसीय नकआउट भेटरेन फुटबल प्रतियोगिता सुरु हुने, जसको समापन आगामी 16 नोभेम्बर स्थापना दिवसको दिन नै गरिने, साथै उक्त दिन सम्पूर्ण पूर्व सैनिक लगायत उनीहरूका परिवारहरूको निम्ति लेबोङ छाउनी मैदानमा नै पेन्सन सम्बन्धी सहायता केन्द्र लगायतको पनि सुविधा उपलब्ध गराएको ग्रुप क्याप्टन टिके सिंघाले जानकारी गराएका छन्। मैं ग्रुप कैप्टन तरुण कुमार सिंघा, विशिष्ट सेवा मेडल एंड बार, सेवानिवृत्त, जिला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग का सेक्रेटरी पिछले 2 साल से नियुक्त हूँ। आज जिला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग देश के सबसे पुराने सैनिक बोर्ड में एक है और 16 नवंबर 2024 में पूरे 80 साल इसके पूरे होते हैं। सैनिक बोर्ड का इतना पुराना सफर जो दार्जिलिंग में है, शायद ही देश में कोई और सैनिक बोर्ड कंपेयर कर सकता है। क्योंकि ये इतना बड़ा एक पड़ाव है हमारे जिंदगी में, एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिकों के लिए, और खास तौर से दार्जिलिंग में, जहां पर 16,000 से भी ज्यादा भूतपूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन यहाँ पर हैं और उनके परिवारजन, विडोज, वीर नारीज, ये सब मिलाकर करीब 40,000 से ज्यादा हो जाते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में एक्स सर्विसमैन जो दार्जिलिंग में हैं, उन्होंने एक मीटिंग में जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, सबने कहा कि सर 80 साल होने को है, आज तक जिला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग की ओर से या हम लोगों ने कभी ऐसे कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में भाग नहीं लिया। गोल्डन जुबली चला गया, डायमंड जुबली चला गया, प्लैटिनम जुबली चला गया। तो मैंने सोचा कि 80 साल भी एक माइलस्टोन है, क्यों ना हम इस पड़ाव को सेलिब्रेट करें। और सबकी सहमति हुई और सबका प्रोत्साहन मिला। तो मैंने उन सबसे पूछा कि आप क्या चाहेंगे। तो एक तो है कि आप जानते हैं कि फौजी भाई लोग सब जिंदगी भर वाइल इन सर्विस फिट रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, और रिटायरमेंट के बाद उनको इतना मौका नहीं मिला है। जो अच्छे स्पोर्ट्समैन थे शायद वो लोकल लीग्स और चैंपियनशिप में खेलते रहे होंगे, लेकिन बहुतों को ये अवसर नहीं मिला। तो वो चाहते थे कि एक फुटबॉल टूर्नामेंट अगर हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस प्रस्ताव को मैंने भी स्वीकार किया और मैंने हमारे जीटीए के जो सैनिक बोर्ड है, सेक्रेटरी साहब, उनसे मैंने बात किया कि ये मांग है, ये सबकी चाहत है, और एक प्रपोजल रखा कि हम हमारे जितने भी एसोसिएशंस हैं उनके कुछ टीम बनाकर उनके आपस में एक 4 दिन का टूर्नामेंट रखेंगे, जो अभी कल 12 नवंबर से लिबोंग के मिलिट्री ग्राउंड में हम शुरू करेंगे, जिसमें नॉकआउट बेसिस पे टूर्नामेंट होगा और 16 तारीख को फाइनल्स रखेंगे। मैं चाहता था कि ईएसएम एसोसिएशंस को भी कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो, क्योंकि वो अक्सर सोशल सर्विस करते रहते हैं, उनके पास फाइनेंस की कभी कमी रहती है। वैसे तो हम उनके एजीएम में जिला सैनिक बोर्ड के जरिए से हम उनको हेल्प जरूर करते हैं, लेकिन आप मानेंगे कि जितना भी करेंगे वो शायद कम ही है। हम तो चाहेंगे कि और भी बहुत कुछ करें। तो इस टूर्नामेंट में हमने कुछ प्राइज मनी भी रखा है, जिसमें विनर्स को 50,000 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा और रनर्स अप को 30,000 रुपये का कैश प्राइज मिलेगा। इससे उम्मीद करता हूं कि न केवल उनका हौसला बढ़ेगा, खुशी होगी, और शायद वो अपने एसोसिएशन के किसी भी वेलफेयर एक्टिविटी में जोड़ सकेंगे।
हमने चीफ गेस्ट फाइनल्स के लिए मेजर जनरल तरुण अग्रवाल जो जीओसी 111 सब एरिया से आएंगे, उन्होंने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया है और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि उनकी तरफ से जो बन सकेगा वो भी योगदान देंगे। तो हम आने वाले 4 दिनों में 4-5 दिनों में मौसम भी अच्छा है, खेलने लायक भी है और सबका जो हौसला है बिल्कुल हाई स्पिरिट्स में है। उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा एक एटमॉस्फेयर रहेगा और सब एक एक्स सर्विसमैन मिलजुल कर एकता का एक प्रतीक दोबारा सभी को दिखाएंगे। कितने टीम भाग लेंगे? इसमें 8 टीम भाग लेंगे और उनको हमने 2 पूल में रखा है, पूल ए और पूल बी। और टीम्स जो है, क्योंकि हर एसोसिएशन में इतने मेंबर्स भी नहीं है और शायद खेलने योग्य इतने फिट मेंबर्स भी नहीं होंगे, तो क्योंकि सारे तो वेटरन्स हैं, तो हमने 3-3 एसोसिएशंस का एक टीम बनाकर ताकि वो खेल सकें। और मैं आपको बता दूं कि 40 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक एक्स सर्विसमैन इसमें खेल रहे हैं और हम नहीं चाहते कि किसी को कोई ऐसा चोट लगे। और ये कोई ऐसा कंपटीशन उस स्तर का नहीं है कि बहुत ही रफ खेलकूद हो। हम चाहते हैं कि सारे एक्स सर्विसमैन एक एक पुराने कॉमरेड्स के साथ, दोस्तों के साथ खेल के भावना, एक गुड स्पिरिट के साथ वो खेलें और मे द बेस्ट टीम विन एंड थोड़ा कैश प्राइज भी लेके जाएं। तो ये है फुटबॉल टूर्नामेंट का थोड़ा सा मैंने जो आपको ब्रीफिंग किया। कुछ दूसरा कार्यक्रम भी आपने रखा है? हाँ, हमने देखिए अभी ये नवंबर का महीना है और जितने भी पेंशनर्स हैं, नवंबर में सबको लाइफ सर्टिफिकेशन देना पड़ता है कि जिंदा है, जीवित हैं। इसके अलावा हमारे पेंशन जो मेजॉरिटी ऑफ द पेंशनर्स अब स्पर्श बोल के एक सिस्टम है, उसके जरिए से उनको पेंशन मिलता है। लेकिन जो स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, रक्षा जिसे कहते हैं, हर कोई ये सब उससे पूरी तरह से फेमिलियर नहीं है, तो उनको हेल्प करने के लिए और उनके लाइफ सर्टिफिकेशन के लिए आर्मी के हेल्प से और बैंक्स के हेल्प से काफी सारे स्टॉल्स होंगे जिनमें बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और स्पर्श सीडीए के जहां से पेंशन आता है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे। तो इस खेल कूद के माहौल में हमारे एक्स सर्विसमैन भी आएंगे और अपना लाइफ सर्टिफिकेशन भी करा सकेंगे और स्पर्श का भी जिनका कुछ अटका हुआ है ये भी रहेगा। इसके अलावा जो ईसीएचएस का भी स्टॉल रहेगा, क्योंकि दार्जिलिंग आना लोगों को बाहर से हमेशा प्लान करना पड़ता है, लेकिन एक ऐसे एटमॉस्फेयर में आएंगे और वहाँ पर सब सुविधाएं होंगी, तो उम्मीद है कि इससे सबको फायदा होगा। ये हमारा इस फुटबॉल टूर्नामेंट का प्लान है। और हमने एक और प्लान किया था कि हम एक दिन का या 2 दिन का एक मेला रखेंगे फैमिलीज के लिए, बच्चों के लिए, एक्स सर्विसमैन। अनफॉर्चुनेटली टाइम कंस्ट्रेंट्स और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से हम इस वक्त प्लान नहीं कर पाए, क्योंकि ये एनिवर्सरी साल रहेगा, पूरा साल है हमारे सामने। हमने कई सारे और इवेंट्स प्लान करने का सोचा है, तो उम्मीद करता हूं कि इस साल में हम और भी बहुत कुछ कर सकेंगे। और चूंकि आप यहाँ पे आए हैं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 123 माउंटेन ब्रिगेड जो जला पहाड़ में है, वेटरन्स सेवा केंद्र है, जो कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत ही एक्टिव सेवा वेटरन्स के लिए काम करती है। कमांडर बीएस उपल साहब नए आए हैं और उन्होंने पहले ही मीटिंग में मुझे ये बताया है कि वेटरन्स का वेलफेयर देखभाल करना मेरा धर्म है और अपार्ट फ्रॉम फाइटिंग द एनिमी ये मेरा बिल्कुल पैरेलली चलता रहेगा। और उनके इस सपोर्ट की वजह से आज हम ये टूर्नामेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमारे इस पूरे काम में सहयोग देने का एक खास नाम मैं बताना चाहूँगा, कर्नल अमित आशरी जो स्टाफ ऑफिसर वेटरन्स हैं, जो हम तो करते ही हैं कि दूर दराज
में आउटरीच प्रोग्राम करने का कोशिश करते हैं। ये वेटरन सेवा केंद्र आने के बाद से आर्मी भी रिमोट एरियाज में जाके एक्स सर्विसमैन को हेल्प करते हैं, उनकी ज़रूरतों को देखते हैं और पेंशन को जिनका कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो मेरे सामने लेके आते हैं या सीडीए के साथ लेते हैं। तो मिलजुल के काम करने से क्या हो रहा है कि आज के तारीख में मैं कह सकता हूँ कि हमारे जितने भी एक्स सर्विसमैन वेटरन्स हैं उनको बहुत फायदा हो रहा है। जिला सैनिक बोर्ड का तरफ से वेटरन्स और उनका परिवार के लिए वेलफेयर का किस तरह का कार्यक्रम कर रहा है? देखिए, एक तो सबसे पहला काम होता है कि हम ये देखते हैं कि सुनिश्चित करते हैं कि वेटरन्स को पेंशन सही तरीके से मिल रहा है। वेटरन के जिंदा रहते हैं हम ये भी कोशिश करते हैं कि उनके परिवारजन यानी कि उनके पत्नी वाइफ और उनके डिपेंडेंट चिल्ड्रन स्पेशली डॉटर्स जिनका ये भी प्रावधान है कि फादर मर गए मदर मर गए और अनमैरिड डॉटर है या विडोड डॉटर है या डिवोर्स डॉटर है और पेरेंट्स के साथ रहते हैं, कोई कमाई नहीं करते, चलना तो है जिंदगी, तो वो सब डॉक्यूमेंटेशन हम कोशिश करते हैं कि सही हो ताकि पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उस बच्ची को उस बेटी को पेंशन मिलता रहे। तो प्राइमरीली तो हम पेंशन का ही रोल देखते हैं। इसके बाद उनके कई ऐसे भी केसेस आए हैं जैसे और जगह में भी इस तरह के रिपोर्ट्स आते हैं कि सर्विंग सोल्जर वो सर्व कर रहा है बॉर्डर में, उसके परिवारजनों को लोग हैरास कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे पास। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टेकअप करते हैं कि एक सर्विंग सोल्जर वो तो आ नहीं पाएगा चाहे वो लीगल मैटर हो या कोई उनके फैमिली को हैरास कर रहे हो, तो हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं और कि उस पर एक्शन लिया जाए ताकि सोल्जर जो है जिस काम के लिए वो देश की सेवा में लगा रहे। कई सारी चीजें होती हैं कि ऐसा नहीं है कि हर कोई रिटायर्ड जो फौज में सर्व करता है सभी को पेंशन मिलता है। उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, 15 साल सर्विस होना होता है, कई लोग उससे पहले निकल आते हैं कई वजहों से, तो उनको पेंशन नहीं मिलता है। तो 65 इयर्स होने के बाद उनको पेन्यूरी ग्रांट मिलता है, महीने में 4,000 रुपये। तो ऐसे में मेरे टेन्योर में मैंने देखा कि एक बुजुर्ग एक्स सर्विसमैन जो पेन्यूरी ग्रांट में रहते थे उनको कैंसर हो गया और ट्रीटमेंट के लिए वेल्लोर में गए और पैसे की कमी हो गई। तो ऐसे में उन्होंने गुहार लगाई कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, शायद मैं बचूंगा नहीं। हमने कहा हम आपका हाथ थामने को तैयार हैं। तो हमारे पास ऐसे केसेस के लिए ग्रांट रहते हैं। हमने राज्य सैनिक बोर्ड के साथ मैटर टेकअप किया और डिस्ट्रिक्ट चैरिटेबल रिलीफ फंड से 1 लाख का सैंक्शन भी दिया। और आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर बताशिया वॉर मेमोरियल भी है जो एक आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, पर उससे ज़्यादा ये है कि यहाँ पर हम हमारे जो वीर योद्धाओं की स्मृति में हम उनको सम्मान हर साल करते हैं, हर दिन करते हैं, बट खास तौर से विजय दिवस जो 2 मनाया जाता है, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस और 16 दिसंबर जो 1971 वॉर में इंडियाज विक्ट्री और पाकिस्तान में मनाते हैं। और ऐसे प्रोग्राम में हमने पिछली बार कारगिल विजय दिवस में जो हमारे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जितने भी शहीद हुए थे या जिनको कोई गैलेंट्री का अवार्ड मिला था, जो शहीद हुए थे उनके विधवाओं को यानी कि वीर नारी या कोई ऐसा बैचलर रहा हो, उनके पेरेंट्स वीर पिता या वीर माता या वीर बहन, इन सबको बुला के हमने सम्मान किया था। कुछ हम क्या ही दे सकते हैं, लेकिन हमने एक टोकन उनको कुछ कैश भी दिया था और मेमेंटो भी दिया था ताकि वो अपने घर वालों के सेक्रीफाइस को हम रेस्पेक्ट करते हैं, याद करते हैं, उनको ये एहसास रहे। सिमिलरली हमने 16 दिसंबर के उसमें हमने 71 वॉर में सिमिलरली शहीद हुए परिजनों को भी हमने इस तरह से सम्मानित किया था। इसके अलावा दार्जिलिंग में पिछले साल काफ़ी बारिश
कहीं पे कुछ आग, तो कई एक्स सर्विसमैन के घर गिर गए, डैमेज हो गए, आग लग गया। हमने केस बाय केस देखकर थोड़ा उनको फाइनेंशियल हेल्प जरूर दिया है, जितना हो सकता है। 16 तारीख का कार्यक्रम कहाँ पे होगा, कितना बजे से? 16 तारीख का कार्यक्रम जो फाइनल्स है वो लिबोंग मिलिट्री गैरिजन में फुटबॉल ग्राउंड है, वहाँ पे होगा, जिसे आप लोग सब रेस कोर्स ग्राउंड से भी जानते हैं। और 11 बजे का समय है फाइनल्स का। हम उम्मीद करते हैं कि जीओसी जनरल अग्रवाल के अलावा और भी हमने डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, वेटरन ऑफिसर्स और सब ईएसएन को इनवाइट किया है। मैं आप सबके थ्रू से सबको इनविटेशन करता हूं कि आप आइए और हमारे वेटरन सोल्जर्स का हौसला बढ़ाइए। और हम आप सबको दिखाना चाहते हैं कि भले ही उम्र हो गई हो, लेकिन वो जोश, वो जज्बा कभी हमारा कम नहीं होगा। 1944 से लेकर जिला सैनिक बोर्ड में मुझसे पहले 14 सेक्रेटरीज रह चुके हैं, मैं 15वां हूँ। और 2023 के फरवरी महीने के 27 तारीख को मैंने ज्वाइन किया था। तो उस समय मैंने ये देखा कि जिला सैनिक बोर्ड दार्जिलिंग सबसे पुराना तो है ही, इसके और भी शाखाएं हैं। कर्शियोंग में है, सिलीगुड़ी में है, और कालिम्पोंग में भी था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कालिम्पोंग जब से डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जब तक कोई नया सेक्रेटरी नहीं आए थे तो हम ही उसको संभाल रहे थे। तो इस तरह 3 और शाखाएं हम चला रहे थे। इसी जुलाई महीने में कालिम्पोंग एक फुल फ्लेजेड जिला सैनिक बोर्ड हो गया है, और वहाँ पे एक नए ऑफिसर कमांडर गुरुंग साहब भी आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट ये था कि मैंने देखा कि आते ही एक तो G20 डेलीगेशन का विजिट था हमारे बताशिया में। देश के लिए बहुत गौरव की बात थी, और दार्जिलिंग के लिए और भी, कि हमारे यहाँ पर भी डेलीगेशन आए और बताशिया वॉर मेमोरियल में उनको लाया गया। तो हमने काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट्स की, क्योंकि वो एक आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। बताशिया को लेकर दार्जिलिंग और बताशिया एक साथ लोग नाम लेते हैं। तो हमेशा से हमारा ये प्रयास रहा है और रहेगा कि हम बताशिया वॉर मेमोरियल को इम्प्रूव करते रहें, ताकि दार्जिलिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना रहे। उसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में एक मॉन्यूमेंटल राष्ट्र ध्वज वहाँ पे इरेक्ट होने वाला है, जो मैंने फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया से कांटेक्ट करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट एक डेस्टिनेशन है और इतना एक भव्य स्मारक है, तो हमारे पास एक ऐसा राष्ट्रीय ध्वज लहराना चाहिए जो बहुत दूर दूर से दिखे। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि उसका सैंक्शन हो चुका है, सामान चल चुका है। हमने टेंडर लेके अभी काम शुरू करने का अभी कुछ दिनों में शुरुआत हो जाएगी, और जल्द ही जल्द दार्जिलिंग में 72 से 80 फुट ऊंचा भारतीय तिरंगा लहराएगा हमारे बताशिया में। इसके अलावा मेरा ये प्रयास था कि जिला सैनिक बोर्ड का हेडक्वार्टर और मेरे बागडोरा में हमारे पास एक सैनिक वेलफेयर सेंटर, सैनिक भवन है। तो ये स्ट्रक्चर्स काफी दिनों से नेग्लेक्टेड थे, इनमें कोई रिपेयर नहीं हो रखा था। यही हमारा अस्तित्व है, यही सब आते हैं और यही हमारा प्राइड है। तो मेरा एक प्राथमिक काम ये था कि मैं इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर का रेनोवेशन, रिपेयर और रीडेवलपमेंट करूं। और आज आप यहाँ पे आए हुए हैं, आपको हम दिखाएंगे कि आज जिला सैनिक बोर्ड हेडक्वार्टर दार्जिलिंग, मैं गर्व से कह सकता हूँ, जबकि काम चल रहा है अभी भी, लेकिन फिर भी आपको ये देखकर पता लग ही जाएगा कि शायद इससे बेहतर जिला सैनिक बोर्ड का सुविधा बहुत कम ही हो देश में। तीसरा, आप जानते हैं कि यहाँ पर एक वॉर म्यूजियम, गोरखा वॉर म्यूजियम ट्रस्ट बोल के एक स्ट्रक्चर है घूम के पास में। वो पिछले 8-10 साल से ताला लगा हुआ है, बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है यहाँ पे एक वॉर म्यूजियम है, लेकिन
है नहीं, आप सब जानते हैं। तो और हाल ही में मैं उस कॉम्प्लेक्स में भी गया हूँ और ऑफिसर सीनियर ऑफिसर्स के साथ, आर्मी के जनरल्स के साथ, तो हमने देखा कि वो जो स्ट्रक्चर है इतने साल नेग्लेक्ट की वजह से अभी म्यूजियम के लायक तो रहा नहीं। तो मेरा क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक मेमोरियल है, तो वॉर म्यूजियम भी होना बहुत जरूरी है। हमारा जो इतिहास है सैनिकों का, ये बहुत ही पुराना है, और इसको आम जनता के सामने रखना, और टूरिस्ट जब यहाँ पे आते हैं उनको ये दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समाज से ही जो आते हैं, समाज का भी दिखाना है और हमारे ब्रेव सोल्जर्स के बारे में भी दिखाना है, प्लस मिलिट्री ट्रेडिशंस जो भी हैं। तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था नॉर्थ बंगाल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में, मंत्री जी से भी मिला था और उनसे मैंने अनुरोध किया था कि क्या आपका सहयोग मिल सकेगा कि हम यहाँ पे एक वॉर म्यूजियम बनाना चाहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के सहायता से हमने एक लैंड भी आइडेंटिफाई किया है, जो कि चित्रे बाजार से जब ऊपर टिबेटन सेंटर में जब जाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर जगह है, जो कि वहां से आपको हिमालय हमेशा नजर आएगा, सामने चाय बागान है। अगर वहां पर हम म्यूजियम बना सके तो एक आकर्षण भी रहेगा, प्लस इंफॉर्मेशन भी बहुत लोगों को मिलता रहेगा, और इससे हम हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों को कुछ एम्प्लॉयमेंट भी दे सकेंगे। तो ये फिलहाल ये प्रपोजल गया हुआ है, वी आर अवेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम दैट। अगर वो अप्रूव होके आता है तो आने वाले सालों में उम्मीद कर सकते हैं कि दार्जिलिंग में एक भव्य म्यूजियम भी बनेगा, जिसमें मिलिट्री आर्टिफैक्ट्स होंगे। ऑलरेडी स्टेटमेंट ऑफ केसेस बन चुके हैं, चाहे वो फाइटर जहाज हो, चाहे वो फौज के टैंक्स हो, आर्टिलरी गन्स हो, क्योंकि मिलिट्री म्यूजियम में मिलिट्री हार्डवेयर नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। तो इसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ये होगा। इसके अलावा लिबांग में आप जानते हैं कि हमारा एक्स सर्विसमैन के लिए एक हेल्थ पॉलीक्लिनिक है। वो लिबांग मिलिट्री गैरिजन से भी काफी आगे है मिलिट्री हॉस्पिटल के साथ। तो वहाँ के रहने वाले एक्स सर्विसमैन के लिए तो इतना प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तो बहुत फैला हुआ है और बहुत दूर से आते हैं, तो लोगों को ये प्रॉब्लम होता था, और हम चाहते हैं कि हमेशा फ्यूचर के लिए भी ये प्रॉब्लम हट जाए। तो वो जो पुराना म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है, वो हमारे ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक के लिए बहुत ही सूटेबल है, और उस पर भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है, और वो भी चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन को ये सुविधा मिल सके कि उनको कष्ट ना हो। तो अभी वो प्रक्रिया चल रही है कि उसे हमें हैंडओवर कर देंगे तो हम ईसीएचएस की सुविधा वहीं रोड साइड में उस कॉम्प्लेक्स में कर सकेंगे। तो ये मोटा मोटी मैंने आपको मेजर जो डेवलपमेंट्स आने वाले सालों में करने के लिए जो प्रस्ताव दिए हैं, ये आप सबको मैं अवगत करा रहा हूँ। मैं कहना चाहूँगा ये जुड़ा हुआ है वंस अगेन स्पोर्ट्स को लेके। आप जानते हैं कि हमारे फौजी भाई लोग सब तो वाइल इन सर्विस तो मार्क्समैन थे, बंदूकें चलाते, और कुछ तो देश का नाम रोशन कर रहे थे ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ में और इंटरनेशनल फोरम में। उनमें से हमारे ऑनरी कैप्टन जीतू राय साहब भी हैं, सब जानते हैं, ओलंपियन हैं, एशियन वर्ल्ड नंबर 1 रह चुके हैं 10 मीटर्स एंड 20 मीटर्स में। तो और भी हमारे बहुत सारे सर्विसेज और नेशनल के शूटर्स हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैंने ये प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम यहाँ पे शूटिंग रेंज खोलें, जिससे कि दार्जिलिंग जैसे जगह में इतने टैलेंटेड यूथ, इतने फिजिकली फिट यूथ, उनको एक मौका मिले कि कोई ऐसा कंपटीशन या ऐसा स्पोर्ट ज्वाइन कर सकें, जिससे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जिस तरह का यहाँ पे बहुत आउटडोर नहीं हो पाते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये इंडोर है। हमारे पास ओलंपियंस हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, शूटर्स हैं, और
वो सब सहयोग करना चाहते हैं कि हम इस एरिया के हिल्स के बच्चों को, यूथ को मौका मिले। और हो सकता है जीतू राय जैसे कितने ही यहाँ पे और हैं जिनको कभी मौका नहीं मिला। तो इस प्रस्ताव को भी बहुत फेवरेबली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने स्वीकार किया है। और पहले तो हमने सोचा कि वो पुराने गोरखा वॉर म्यूजियम ट्रस्ट कॉम्प्लेक्स में ही करेंगे, लेकिन वहाँ पे दोनों का संगम होने से प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने खुद ही एक दूसरा जगह आइडेंटिफाई किया है और डिपार्टमेंटली इस बात को आगे भी बढ़ाया है और उम्मीद करते हैं कि ये प्रस्ताव भी स्वीकार होगा। और अगर ऐसा हो पाया तो क्योंकि जीतू राय साहब भी अपना एक शूटिंग रेंज बागडोगरा में खोलना चाहते हैं, तो इस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 2-3 इस तरह के शूटिंग रेंज अवेलेबल हो जाएंगे। और हम हमारे रिसोर्सेज के थ्रू से हम ट्राई करेंगे कि हम यूथ को स्काउट करें, अपॉर्चुनिटी दें और फ्यूचर में दार्जिलिंग से ही चैंपियन शूटर्स हम दे सकें देश में। धन्यवाद। कुवेतको एउटा लिडिङ रेस्टुरेन्ट ग्यास्ट्रोनोमीका कुवेतलाई चाहिएको छ। वेटर, एसिस्टेन्ट वेटर, हस्टेस, सिडिपी, कमी 1, कमी 2, कमी 3, कमी 1 बेकरी, कमी 3 बेकरी, लाइन कुक, किचन एसिस्टेन्ट, किचन रिसिभर, किचन सुपरभाइजर। उमेर 21 देखि 38 वर्ष। फ्री एकोमोडेसन, मेडिकल, ट्रान्सपोर्ट अनि अन्य सुविधाहरू पाइनेछ। इन्टरभ्यू आगामी 29 नोभेम्बर 2024 लेमन ट्री होटल 3rd माइल सेवक रोड सिलगढीमा हुनेछ। झट्टै सम्पर्क गर्नुहोस् फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढी। कन्ट्याक्ट 9800866855।